नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया था और पहलगाम अटैक आतंकी हमला नहीं था। यह दावा है अमेरिका से आई एक रिपोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली थी, जिसमें पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला न मानकर विद्रोही हमला माना गया है। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट को यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी यूएससीसी ने जारी किया है, जिस पर विपक्ष ने विरोध करते हुए सवाल उठाए और कहा कि यह हमारी यानी भारत की कूटनीति को बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, यूएससीआईआरएफ की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को लेकर अमेरिका का दोगलापन फिर से सामने आया। रिपोर्ट में भारत और पीएम मोदी पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में राम मंदिर के निर्माण और बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। आरएसएस के साथ ऐसी कई आरोप उन पर लगाए गए हैं जिसका जिक्र विपक्ष तक ने नहीं किया था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गहरी दोस्ती की बात करने वाला अमेरिका क्यों बार बार भारत को लेकर अनर्गल बातें करता है? क्यों ये सारी चीजें अमेरिका से ही आती हैं? दूसरा, यूएससीआईआरएफ को कई बार उसकी खबरों को लेकर भारत सरकार ने लताड़ा है, लेकिन ये भी बाज नहीं आते। ऐसे में भारत के लिए इस तरह की बयानबाजी क्यों जारी है और इस तरह से टिप्पणी करने के मायने क्या दिखाते हैं? इसका कितना असर आने वाले समय में पड़ेगा और भारत का अगला कदम क्या होगा? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूएससीसी और यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट भारत के लिए बड़ा हमला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने कम से कम 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया, जिनमें राफेल जेट भी शामिल हैं। इससे राफेल की इमेज को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट कहती है कि वास्तविक रूप से सिर्फ 3 भारतीय विमानों के गिराए जाने की पुष्टि होती है। यूएससीसी का कहना है कि चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल अपने आधुनिक हथियारों को लाइव वॉर में टेस्ट करने और दुनिया को दिखाने के लिए किया। लड़ाई के बाद दुनिया भर में चीनी दूतावासों ने अपने हथियारों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने इनके इस्तेमाल से भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस लड़ाई में चीन से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया और अपने सैन्य फायदे को दुनिया के सामने रखा। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइलें और जेट 10 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। भारत का दावा है कि पाकिस्तान को इस दौरान चीन से खुफिया जानकारी भी मिली है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नकार दिया और चीन ने इस पर कुछ भी साफ नहीं कहा। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच पाकिस्तान के 82% हथियार चीन से आए हैं। रिपोर्ट जारी करने वाली यूएससीसी एक बाय पार्टीजन आयोग है। इसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों ने मिलकर बनाया है ताकि संतुलित तरीके से चीन अमेरिका की आर्थिक और सुरक्षा संबंधों की निगरानी की जा सके। इस बार की रिपोर्ट में चीन की नीतियों, उसकी आर्थिक क्षमता, सैन्य चुनौती, टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा और सप्लाई चेन समेत कई महत्वपूर्ण जोखिमों पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट का मकसद कांग्रेस और अमेरिकी नीति निर्माताओं को सिफारिशें देना है ताकि वे चीन के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। 90 के आखिरी दशक में जब चीन बहुत तेजी से आर्थिक और तकनीकी तौर पर ताकतवर हो रहा था, तो अमेरिका में इसे लेकर चिंता बढ़ी। अमेरिकी नेता ये मानने लगे कि चीन से आने वाले आर्थिक फायदे और सुरक्षा खतरे दोनों को साथ साथ समझना जरूरी है। ऐसे में चीन पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका काम ये पता लगाना था कि चीन की आर्थिक तकनीकी गतिविधि अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं बन रही। यूएससीसी खुद कोई कार्रवाई नहीं करती, बस रिपोर्ट बनाकर अमेरिका की संसद को देती है। आयोग की सिफारिशों को अंतिम रिपोर्ट में शामिल करने के लिए उन्हें कम से कम 8 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। उधर चीनी मीडिया ने यूएससीसी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि यूएससीसी ने एक बार फिर से चीन की आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा क्षेत्र में हो रही तरक्की को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वो दुनिया के लिए खतरा हो। ये रिपोर्ट राजनीतिक मकसद से लिखी गई है और हकीकत का पूरी निष्पक्षता से विश्लेषण नहीं करती। अमेरिका को चीन को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। यूएससीसी की रिपोर्ट में दावा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान AI से बनी फर्जी तस्वीरें वायरल कराईं। चीन ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट की बिक्री रोकने और अपने जेट 35 लड़ाकू विमानों के प्रचार के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाए। इन अकाउंट से AI से बनाई गई नकली तस्वीरें फैलाई गईं, जिनमें दावा किया गया कि भारतीय राफेल को चीन के हथियारों ने गिराया है और ये उसके मलबे की तस्वीरें हैं।
इतना ही नहीं, भारत पर यूएनसीसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ भी हमलावर हुई है। यूएससीआईआरएफ 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में भी भारत को लेकर अमेरिका का दोगलापन फिर सामने आया है। रिपोर्ट में भारत और पीएम मोदी पर कई तरह के आरोप के साथ राम मंदिर के निर्माण और बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। इसमें लिखा है कि साल 2024 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बिगड़ गई। 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाने से राम मंदिर को जोड़ा गया है। बाबरी विध्वंस की वही पुरानी कहानी लिखी गई है जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बस जरा सा जिक्र कर उसे किनारे कर दिया गया है। आरएसएस पर धार्मिक परिवर्तन को रोकना, गो हत्या पर रोक और स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से मुस्लिम शासकों से जुड़ी बातें हटवाने के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप है। एंटी कन्वर्जन लॉ का भी जिक्र किया गया है जिसमें साल भर में 28 में से 12 राज्यों ने नए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने या मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाने की कोशिश की। इसमें छत्तीसगढ़ के ईसाई पादरी द्वारा जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, असम सरकार ने असम हीलिंग यानी प्रिवेंशन ऑफ ईविल यानी प्रैक्टिसेस बिल, राजस्थान में लव जिहाद के लिए नया कानून और गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट समेत अन्य मामलों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा गया है। कहा गया है कि जून चुनाव से पहले मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण और भेदभावपूर्ण बयानबाजी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो वो शरीयत लागू करेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि विपक्ष के चुनावी घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात शामिल नहीं थी। और यहाँ यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट, विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहता है कि ये इंसर्जेंट अटैक है। ये तो हमारी कूटनीति के लिए इतना बहुत बड़ा धक्का है। कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, यानी कि पेज 109 में, पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द 4-day क्लैश। ये कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस। हम हरगिज इसको स्वीकार नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट का खंडन हमें करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। हम तो खंडन करते हैं, कांग्रेस पार्टी तो खंडन करती है, पर बीजेपी क्यों नहीं खंडन करती? सरकार क्यों नहीं खंडन करती? विदेश मंत्री क्यों चुप है? प्रधानमंत्री क्यों चुप है? ये देश के स्वाभिमान के साथ अमेरिका लगातार खिलवाड़ कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे। बड़ा आश्चर्यजनक है। और पहलगाम अटैक को लेकर वो कहते हैं कि ये इंसर्जेंट अटैक है, जबकि ये तो पाकिस्तान का सीधा सीधा उसमें हाथ था। और सबसे गंभीर बात यह है कि वो ये कहता है, वो रिपोर्ट, पाकिस्तान ने युद्ध जीत लिया है। आपको पड़ी है नहीं पड़ी उस स्वाभिमान की? 140 करोड़ जनता का स्वाभिमान, सीना तान के खड़े होके कहिए, सब आपके साथ में है। और नहीं कहोगे तो फिर एक खेदजनक शर्मनाक बात होगी, इतिहास में लिखा जाएगा कि यह आदमी डरपोक था। अमेरिका हो या यूरोप हो, उससे ज्यादा धार्मिक आजादी भारत के अंदर है। पूरे दुनिया को भारत से आकर सीखने की जरूरत है। भारत को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अब वो कंपनी के पीछे जाना पड़ेगा कि कहीं यहीं के लोग तो नहीं उस कंपनी में हिस्सेदार हैं, जिनको राम मंदिर अच्छा नहीं लगता, देश में भाईचारा अच्छा नहीं लगता। यूएसआईसीआरएफ यह अमेरिका की एक विवादित संस्था है। हर वर्ष रिपोर्ट जारी करती है, लेकिन लगता है कट पेस्ट करते हैं, कंटेंट वही रहता है, कुछ शब्द बदलते हैं और वही आरोप दोहराते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे विदेशी रिपोर्ट्स आए हैं जो भारत की व्यवस्था पर संशय पैदा करने का काम जिन्होंने किया, और वो सब रिपोर्ट खारिज हो चुके हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता ही नहीं, हर व्यक्ति आज महसूस कर रहा है। तो इन सभी रिपोर्ट्स को इग्नोर करना है और ऐसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ बने हुए रिपोर्ट्स है, कोई भारतीय या कोई विदेश भी सीरियसली नहीं लेना है। भारत के बारे में ही रिपोर्ट जारी करना ये अमेरिकी दुर्भावना का प्रतीक है। अखिल भारतीय संत समिति यह मानती है कि यह रोमन कैथोलिक ईसाइयों का सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध, भारत और भारतीयता के विरुद्ध यह एक छद्म युद्ध है जिसका आवरण उतर चुका है और हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी। अमेरिका ने ये जो वक्तव्य दिया है, मैं उसका विरोध करता हूँ, उसका खंडन करता हूँ। अमेरिका को पहले भारत के धारा 30 को पढ़ना चाहिए। ये धारा 30 के अंतर्गत केवल धार्मिक आजादी इस देश के अल्पसंख्यकों को है। मैं तो कहता हूं अल्पसंख्यक शब्द को भारत से हटा देना चाहिए। क्या इस देश के अंदर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं? मुसलमान कई ऐसे जिले हैं जो बहुसंख्यक के
रूप में परिणित कर दिए गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक फॉरेन एजेंसी जिनको इन सारे केस के फैक्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्होंने इस पे कोई रिसर्च नहीं किया है, अपनी इस रिपोर्ट में उन सारे फैक्ट्स को, एसआई रिपोर्ट को डील नहीं किया है, इस तरह की अगर प्रेजुडिशियल रिपोर्ट दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो ज्ञानव्यापी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि या अलग अलग केसेस की जो मुक्ति की बात चल रही है उसको दबाया जा सके। US CIRF have no locus standi to comment on India. They should look within what they have done to original inhabitants of USA, what they are doing with the blacks in America. First they should answer. They should stop becoming judge and policeman of the world. But I think over the last 10-15 years, the US is losing its moral voice to come out with such reports. These are more mere, I think, from the colonial past kind of reports. In fact, I would strongly urge President Trump to simply defund this commission and shut it down, just like he has shut down USAID. He should shut down this commission. It serves no purpose. हालांकि भारत ने इन आरोपों को पहले भी पक्षपातपूर्ण बताया है। USCIRF पहले भी भारत के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर चुका है। इस बार की रिपोर्ट में भी आयोग ने भारत की घरेलू नीतियों, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित फैसलों और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर वही पुराने आरोप दोहराए हैं। इन आरोपों को भारत सरकार पहले और इस बार भी भ्रामक, तथ्यहीन और एक एजेंडे से प्रेरित बता चुकी है। इससे पहले भी जब USCIRF ने भारत पर आरोप लगाए थे तो विदेश मंत्रालय ने आयोग को काफी खरी खोटी सुनाई थी। बावजूद इसके USCIRF अपनी आदत से बाज नहीं आता। विदेश मंत्रालय ने कहा था, भारत 1.4 अरब लोगों का घर है जो मानव जाति द्वारा ज्ञात सभी धर्मों के अनुयायी हैं। भारत की लोकतंत्र और सहिष्णुता की मिसाल को कमजोर करने के ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे। असल में USCIRF को ही चिंता का विषय घोषित किया जाना चाहिए। इन सब के बीच एक अहम सवाल कि क्यों बार-बार भारत के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी रिपोर्ट जारी की जा रही है, और यदि भारत के बारे में कोई भी घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है तो इस पर भारत को सख्त कदम उठाने होंगे। और क्या होगी भारत की अगली रणनीति, ये देखना होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो अमेरिकी रिपोर्ट का वितंडा है और भारत विरोधी एजेंडा है, बहुत क्लियर है रिपोर्ट से। सवाल अहम ये है कि जब पहले लताड़ लगाई गई है USCIRF को, तो बार बार ये कंटेंट क्यों आप लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, जारी कर रहे हैं, और उसके मायने क्या हैं? आप कौन होते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में या उसके रिलीजियस को लेकर ये सारी टिप्पणी करने वाले? पहली बात। जहां तक UNCC की बात है तो यहाँ पे और बड़ा सवाल होता है, आपको किसने राइट दिया कि आप पहलगाम को लेकर, आप पहलगाम के आतंकियों को आतंकी ना माने, आप ऑपरेशन सिंदूर को आप पाकिस्तान की विजय बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप कौन हैं? और सबसे बड़ी बात, यदि ये चीजें आई हैं, ये अमेरिका से ही क्यों होती हैं चीजें? रिश्ते तो बहुत अलग है भारत के, और फिर यदि है भी तो भारत का स्टैंड क्या होगा? देखिए, बोलना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, जहां से ये चीजें आई हैं, उनको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। अमेरिका से तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी बार इतनी चीजें खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि उसको लेकर बहुत विवाद हुआ और सियासी रूप से भी बहुत हुआ। तो इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुन्ना खान। मुन्ना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे करूंगी, ताकि चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ आएं। उसके बाद हम समझेंगे कि भारत का स्टैंड क्या होगा और सरकार को क्या करना चाहिए। राजेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। राजेश, ये दो बातें हैं। एक तो UNCC, जहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को विजय बताने की कोशिश की गई। चाइना को लेकर बहुत कुछ चीजें आई, जिसका जो चीनी मीडिया है उसने खंडन किया। ये कनेक्शन क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि UNCC
क्या है ये हमने रिपोर्ट के माध्यम से देखा, बट सवाल ये है आप कैसे कह रहे हैं, आप कहां पाकिस्तान को विजय बताने की कोशिश करते हैं, आप कैसे विद्रोही हमला कह रहे हैं पहलगाम के अटैक को, आप उनको आतंकी नहीं मानते। कौन है ये यूएनसीसी, उसे इतना राइट किसने दिया भारत के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा यूएससीआईआरएफ उससे भी बढ़कर है, वो यहाँ के रिलीजियस पे सारी चीजें लिख रही हैं और ऐसी ऐसी चीजें आरएसएस और सरकार और पीएम मोदी और तमाम लोगों के लिए आई हैं जो विपक्ष के एजेंडे में भी नहीं रही होगी। इन सब के क्या मायने हैं और इसका क्या एक रणनीति भारत की यहां पर होनी चाहिए। जी राखी जी, मैं आपके दोनों सवाल को क्रमबद्ध तरीके से, सबसे पहला जो सवाल है कि यूएससीसी का, जिसमें पाकिस्तान के पहलगांव अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें पाकिस्तान को जो एक तरह से विजेता बताया गया कि जीत पाकिस्तान की हुई। देखिए, उस क्रम में एक बात जो है भारत को समझना पड़ेगा कि देश हित सबसे ऊपर है। यदि देश हित सबसे ऊपर था तो हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व ने, जब ट्रंप ने मोर देन 30 टाइम्स दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये क्लेम किया कि ये जो सीज फायर है भारत और पाकिस्तान को हमने कराया। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच का सीज फायर जो अमेरिका ने नहीं कराया, हमारी आपसी बातचीत से हुई, लेकिन यदि हम उसके भूमिका को सीमित रूप में भी स्वीकार कर लिया होता तो आज जो अमेरिका के साथ जो तल्खी है, उसके बाद जो आपने देखा कि टैरिफ का जो मामला बना, ये सारा विवाद है, ये वहीं से है। और भारत ने या हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने ईगो को, पर्सनल ईगो को, या वोट बैंक पॉलिटिक्स, दो ही बात है, या तो उनका पर्सनल ईगो राष्ट्र के हित से ऊपर है और दुनिया के किसी भी दो देश के बीच के झगड़े में आज यदि रूस और यूक्रेन आपस में युद्ध लड़ रहे हैं और यदि उसमें मध्यस्थता के लिए दुनिया के बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं, यदि हमने कहा या हमारा पॉलिटिकल क्लास ये कहता है कि भारत का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और यदि यूक्रेन कहने ने भारत की तो कोई भूमिका नहीं, हमने तो सीधे डायरेक्ट जो है रूस के साथ मिलकर बातचीत करके किया, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी देश को इस तरह से नकारना भी ठीक नहीं था और हमने राष्ट्रीय हित को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाया ये स्टेटमेंट देकर, और वो उसका खामियाजा इस रूप में। जहां तक जो दूसरा सवाल है कि यूएसआईआरएफ का जो सवाल है कि उसमें अल्पसंख्यकों के संदर्भ में जो भारत पे आरोप लगाए गए हैं, चाहे राम मंदिर को लेके या भारत में जिस तरह से जो है इस्लाम मानने वाले लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, उसको लेके, तो देखिए इस संदर्भ में मुझे लगता है कि अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अमेरिका बोलेगा, और ऐसा नहीं कि पहली बार बोलना है, वो एक तरह से इंटरनेशनल पुलिसिंग का काम अमेरिका करता है, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल पुलिसिंग करता है, या आप कह सकते हैं कि दुनिया माने या नहीं माने अमेरिका बोलता है। और भारत बोलता क्यों है अमेरिका इसलिए बोल रहा है क्योंकि भारत में क्या ऐसे सवाल उठ रहे हैं या नहीं। यदि भारत में ऐसे सवाल उठ रहे हैं, आप ये कहिए कि अमेरिका न बोले हमारे आंतरिक मामले में, ये एक अलग विषय है, लेकिन भारत में तो ये सवाल भारत के लोग भी उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। चुनाव के दौरान जिस तरह की राजनीतिक शैली का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म, सारा देश का पॉलिटिक्स, जिस देश में आर्टिकल 25 है जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात करता है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन की बात करता है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 27 और 20, ये फंडामेंटल राइट में 4 ऐसे आर्टिकल हैं जो भारत को सेकुलर राष्ट्र बनाते हैं। फिर भी आप देखिए कि पूरे देश का चुनाव सिर्फ धर्म के आसपास घूमता है। तो हम इस पे सवाल, हम जब तक खुद मंथन नहीं करेंगे, क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि देश में चुनाव विकास के लिए होता है क्या? अंततः मतदाता जो मत डाल रहा है सिर्फ 3 ग्राउंड पे मत डालता है, रिलीजन, कास्ट और रीजन। तमिलनाडु में वोटिंग हो रही है तो रीजन इफेक्टिव हो जाएगा, यूपी में वोट हो रही है तो रिलीजन और कास्ट इफेक्टिव हो जाएगा। कई देश के राजनीतिक दलों का तो एग्जिस्टेंस ही सिर्फ यही है कि वो किसी खास जाति या रिलीजन का पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये जब आप अपने देश में इस प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहे हैं और देश की राष्ट्रीय पार्टियां भी इस खेल में शामिल हैं, तो अमेरिका यदि सवाल उठा रहा है तो
सवाल गलत नहीं, हाँ ये बात जरूर है कि हमारे आंतरिक मामले में उसको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल राजेश जी, मैं वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी पीसी थपलियाल जी, क्योंकि जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का हुआ और ये हुआ यूएनसीसी में, जो उसकी रिपोर्ट में तमाम बातें कही गई हैं। चीन पर सवाल आए कि उसने पाकिस्तान को हथियार दिए, तमाम चीज़ें करी, जितने भी जेट्स थे, राफेल को नुकसान पहुंचाया गया। चीनी मीडिया ने हालांकि इन सारी चीज़ों का खंडन किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये भी आई हैं कि कुछ वीडियो, कुछ प्रचार चाइना ने अपने फायदे के लिए यहाँ पर किए हैं। एक बात समझ में नहीं आती, ये सारी बातें इस रिपोर्ट के माध्यम से अब क्यों आ रही हैं? उस समय तो कोई ऐसी बात नहीं थी। कौन इस पर मुहर लगाएगा कि रिपोर्ट सच है या गलत है? क्योंकि अमेरिका से आई हुई चीजों पर विश्वास करना क्या ठीक होगा? देखिए, अगर अमेरिका के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और उसको अलग रखा जाए, तो हम केवल अपन भारत की सीमाओं के अंदर जो सवाल खड़े हुए उन पे ध्यान देना चाहिए। भारत ने ये पहला ऑपरेशन या पहला युद्ध नहीं किया। इससे पहले कारगिल ऑपरेशन किया था, उससे पहले 71 में इंडो पाक वार किया था, और उससे पहले 65 में किया था और 62 में किया था। इन तमाम ऑपरेशनल युद्धों में आपने देखा होगा कि हमारी कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं हुई। खाली ऑपरेशन सिंदूर में जो खाली 3 दिनी ऑपरेशन था, उसमें कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी हुई, जहां पे कि हमारे स्वयं के सीडीएस का स्टेटमेंट, हमारे नेवी के कैप्टन का स्टेटमेंट, हमारी शोफिया का जो एक प्रवक्ता थी उसका ट्रोल होना इस देश में, और जिस तरह से ये घटनाएं ऑपरेशन सिंदूर में हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का खुद प्राइम मिनिस्टर द्वारा समस्त देश में प्रसार करना कई सवाल खड़े कर देता है। हम अपने गिरेबान में अगर झांकते हैं तो हमने देखा कि अगर हमारे राइफल पे सवालिया निशान चाइना लगाता है, तो ये भी सच है कि इस ऑपरेशन में पहले दिन जब हमने राइफल भेजे, उसके बाद हमने राइफल नहीं भेजे। ये सच है। क्यों नहीं भेजे? हमने क्यों उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया? ये सवाल देश के आगे खड़े। और उसके बाद जो मेन मुद्दा है, चाहे पुलवामा का रहा हो और चाहे पहलगाम का रहा हो, दोनों घटनाओं में अमेरिका ने इंटरवेंट किया है। पुलवामा में यही ट्रंप थे। ट्रंप ने कहा कि बहुत बड़ी न्यूज तुम्हारे पास आने वाली है। जब अभिनंदन का रिलीज किया गया पाकिस्तान से, और रात भर मैं खुद टीवी चैनल में रहा, रात भर वो एक तमाशा अभिनंदन का अभिनंदन हमने देखा पहलगाम में कि आज दिन तक पहलगाम के वो अपराधी विश्व के आगे नहीं रखे गए। देश के आगे तो कहना क्या, अगर कुछ बोलेगा कोई तो वो कहते हैं कि तुम फौज के खिलाफ बोल रहे हो। पुलवामा के अपराधी आज दिन तक देश के आगे नहीं रखे गए। और दोनों घटनाओं में जो अम्युनिशन था, ये कहा गया था कि ये सीमा पार से आया है, और सीमा पार से अगर आया है तो इस देश की सीमाएं इतनी कमजोर हो गई है। तीसरा सवाल जो हाल में जो लाल किला पे जो हुआ था, हम जानते थे कि वर्तमान राजनीति अब नहीं बोलेगी कि ये सीमा पार से हुआ है। ये कहीं ना कहीं देश की सीमाओं के अंदर इस विवाद को उबालेगी, और वो हो रहा है। इन तमाम सवालों के बाद अगर हम सीमा से बाहर जाते हैं, तो हमने अमेरिका से, रूस से हमारे पहले भी संबंध रहे हैं। भारत, इसका इतिहास गवाह है कि हमने रूस से हमेशा हथियार खरीदकर अपनी फौज को ताकतवर बनाया है, और उस दौरान में हमने अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध बना के रखे। और आज हम अमेरिका को किसी भी तरह से खुश नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा कि अमेरिका अगर हमारे एक पूंजीपति के खिलाफ वारंट निकालता है, उस वारंट का असर क्या होता है, इसका जवाब देश जानता है। आज हम देख रहे हैं कि हमने अपने बाजू के जितने भी हमारे
पड़ोसी देश थे, हमने सबका विश्वास खो दिया, क्योंकि हमारी राजनीति केवल एक पूंजीपति को लेकर इन देशों में घूमती रही है। और अभी हाल में जब मेरे देश में करा रहा था रेड फोर्ट के उस ऑपरेशन जो अभी हुआ था, आतंकी हमला, तो मेरा प्राइम मिनिस्टर भूटान में उसी पूंजीपति के लिए बात करने के लिए गया था। इन तमाम सवालों के साथ अगर हम जवाब हम नहीं मांगेंगे और केवल यही बोलते रहेंगे कि ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो हमें शर्म आ रही है उस देश में जहां के बहुत सारे पूंजीपति देश छोड़ते हुए बाहर जा रहे हैं। ठीक है सारा कपियाल जी, देश इसका सवाल है, आखिर ठीक है। क्यों जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब हमें चाहिए। वापस आऊंगी। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? जकिया जी, क्योंकि आज की चर्चा यूएनसीसी और यूएससीआईआरएफ पर है, क्योंकि एक रिपोर्ट देगा यूएनसीसी पे तो एक छोटा सा संक्षिप्त प्रतिक्रिया आप अपनी दीजिएगा, लेकिन मेरा आज मूल रूप से आपसे बात करने का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां रिलीजियस को लेकर यूएससीआईआरएफ ने अपनी बात रखी। आपने आरएसएस पर सवाल उठाए, आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दिए, अमित शाह पर उठा दिए, आपने वो सब कुछ कह दिया जो विपक्ष के एजेंडे में कभी रहा ही नहीं होगा, आपने शरीयत की बात कर दी। ये राइट किसने दिया यूएससीआरएफ को? आप जानते हैं भारत के रिलीजियस के बारे में, आप जानते हैं यहाँ क्या चल रहा है, या यहाँ की कुछ छोटी मोटी जो राजनीति या सियासत होती है उसको लेकर आप एक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं हमारी छवि को खराब करता है। कितना सटीक मानती हैं इन रिपोर्ट्स को, और भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? राखी, अगर तुम्हें याद होगा हमारे डिबेट के बीच में हमने एक बार बात की थी ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा चैलेंज है जो सीधे सीधे यूएस गवर्नमेंट के पास जाती है, ठीक है। और ब्रिक्स में जितने भी सम्मानित देश हैं उन पे ये सारी चीजें आनी ही आनी है, क्योंकि आपको याद होगा गद्दाफी को मारा गया था और असैसिनेट किया गया था, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको असैसिनेशन किया गया सिर्फ यही वजह से ताकि वो डॉलर के आगे कोई चीज ना रख सके। हमने बहुत बड़ी चैलेंज दी है यूएस गवर्नमेंट को। ब्रिक्स की एस्टैब्लिशमेंट में इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और इस चीज को हम नकार नहीं सकते। और रही बात राजनीति की और ये रिपोर्ट्स की, तो एक बात बताओ राखी, कितनी सारी बातें ऐसी हैं जो देशवासी आज कर सकते हैं। आपके मीडिया चैनल पे इतने अच्छे आज डिबेट में एंकर्स बैठे हैं कि मैं सही मानों में दिल से आभार आपका व्यक्त करती हूँ कि जिस तरह से थापलाय जी और राजेश जी ने खुल के अपनी बातों को रखा है आज, क्योंकि हम और मुन्ना जी रखेंगे तो वो बात सुनी नहीं जाएगी, लेकिन क्योंकि प्रकाश जी और राजेश जी ने रखा है, इस बात को कम से कम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये बात में कहाँ तक सच्चाई है, ठीक है। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट रखती है कि आज देशवासी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन देश के अंतरिम मामलों में जब तक आप सिर्फ मुस्लिम देशों तक, मुस्लिम लोगों तक ये कर रहे थे तब तक बात नहीं थी। जैसे ही ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर हुआ, आपको क्या लगता है ये जीसीसी है जो चुप रहेगा मुसलमानों के ऊपर? नहीं, ये है अमेरिका, ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात आ गई है और ये बात अब छुपने वाली नहीं है। और डेफिनेटली वो क्रिश्चियंस के ऊपर बात नहीं करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे बेस क्या बना? बेस बना मुस्लिम, और मुस्लिम के कोई भी ऐसी बात जो उन्होंने रखी है उसको आप नकार नहीं सकते। हाँ, सिरे से नकार नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली हमारी बातें, बोलते हैं ना घर के अंदर जब तक अत्याचार होता है तब तक आदमी चुप रहता है, लेकिन जैसे ही वो आवाज बाहर निकलती है तो वो सोसाइटी की बात हो जाती है। तो आज ये घर से आवाज बाहर तक चली गई है, तभी ये आवाज का फायदा उठाया जा रहा है। अगर इस आवाज को हम लोग अपने तरीके से सॉल्यूट कर लेते तो ये बात सोसाइटी के बाहर यानी देश के बाहर नहीं निकलती। लेकिन आपने हर एक चीज वो किया जिसको आप इग्नोरेंस, बिल्कुल इग्नोर्ड, जो हर बेस इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे फार्मिंग से लेके आप हमारे नेवी और ऑफिसर्स की बात कर लीजिए, चाहे मुस्लिम से लेके बॉर्डर से लेके हमारी चीजों के बारे में बात कर लीजिए। हर वो इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे इंडिया को इंडिया बनाती थी उसको आपने इग्नोर करके ताक पे रख के अपनी राजनीति में सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के मुखौटों के ऊपर बात करना शुरू किया।
और उसी पे काम किया। और यही वजह है कि आज इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ये जीसीसी नहीं है जो चुप रहेगा। ये अब बात क्रिश्चियनिटी की, जो आप वो पूरा स्टडी कीजिए रिपोर्ट, मैंने पूरी रिपोर्ट स्टडी की है, ठीक है। वो रिपोर्ट में घुमा फिरा के बार बार आपके धर्म परिवर्तन पे सबसे ज्यादा घूम चक्कर के आ रही है। बिल्कुल। क्यों आ रही है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकती हूँ कि हमारे कॉलोनी में ऐसा है कि जो पादरी लोग रहते हैं, बज़ाब्ते बुक लेके, हिंदी में इंग्लिश में बुक लेके स्कूल के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए। कन्वर्जन का लेवल ये हाई हो चुका है कि अगर आप ऑटो में बैठे तो ऑटो में बच्चियों को दिया जा रहा है। मेरी बेटी के हाथ आया है बज़ाब्ते एक्सप्लेन करके। तो बहुत सारी चीज है। और क्रिश्चियनिटी इसी तरह से फैलती है, चाहे वो जमीन दिला के हो। एफसीआरए की बात क्यों आई? क्योंकि वो फंडिंग करते हैं, वो फंडिंग से कन्वर्शन करते हैं। डेफिनेटली इस्लाम फंडिंग से कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन क्रिश्चियनिटी इज फंडेड। आप बहुत सारी एग्जांपल है मेरे पास में, जो कि मैं खुद ऐसी बहुत सारी मैंने केस डोमेस्टिक वायलेंस की है। उसमें बात करते करते पता चला कि वो चर्च के जरिए जमीन मिली है और उस पे उसकी बहू दावा कर रही थी। ठीक है। तो बहुत सारे, क्योंकि मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं ग्राउंड पे रहती हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे बात देखिए, मुसलमानों को उन्होंने सिर्फ एक रूट वेज बनाया है, क्योंकि डायरेक्ट वो क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे प्रपोजल नहीं रख सकते। सो घूम फिर के इट्स ऑल अबाउट द क्रिश्चियनिटी, बिकॉज अमेरिका इज वेरी मच सेंसिटिव अबाउट देयर क्रिश्चियन पॉपुलेशन, हाउ दे आर इमर्जिंग एंड हाउ दे आर लिविंग। बिल्कुल ज़किया जी, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, चाहे यूएनसीसी की बात हो या यूएससीआरएफ की बात हो, जितनी बातें एक्सपर्ट्स ने कही हैं, यहाँ पर बात इस बात की है कि चाहे वो क्रिश्चियनिटी के लिए बोल रहे हों और टारगेट कर रहे हों मुसलमानों को, चाहे वो आरएसएस पर बात कर रहे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री पे बात कर रहे हैं, और इससे भी बड़ी बात ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को आप आतंकी घटना ने, आप कौन होते हैं? बात तो यही है कि अमेरिका से यदि कोई रिपोर्ट आती है तो हमारे भारत को क्या स्टैंड लेना है। और यूएससीआरएफ को तो पहले भी लताड़ लगी गई है, फिर भी उनको ये रिपोर्ट लिखनी है, तो इनको रोकना होगा। कैसे रोकेंगे? कुछ ऐसा सख्त कदम उठाया जाए ताकि ये रिपोर्ट्स ना आए, कुछ तो करना पड़ेगा। कौन होते हैं हमारे भारत के लिए इस तरीके से बोलने और लिखने वाला? नहीं, देखिए राखी जी, जहाँ तक इस रिपोर्ट का सवाल है, पहले तो मैं रिपोर्ट पे आता हूँ। जो उन्होंने अब पब्लिश किया, जो उनकी रिपोर्ट है, इसका जवाब इन्हीं के भाषा में दिया जाना चाहिए। हमें लगता है कि भारत सरकार इस दिशा में सोच भी रही होगी कि किस तरह से इस रिपोर्ट को खारिज किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बाहर चीज़ें जिस तरह से आ रही हैं, अभी हम अपने एक्सपर्ट की राय सुन रहे थे, और उसमें जो जिन चीज़ों को लेकर के सामने, जैसे जकिया जी बोल रहे थे कि क्रिश्चियनिटी को लेकर के वो मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। मतलब यह है कि हमारे आंतरिक मामलों में उनकी दखलंदाजी किस तरह से है, इस बात का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने जो अभी हाल में ट्रंप ने जिस तरह से भारत को लेकर के जो उनका रवैया है, वो जग जाहिर है। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं, या उनकी अमेरिकी सरकार क्या चाहती है। इन बातों को जहाँ तक जोड़ा गया है, जिससे अभी ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा गया है कि यहाँ पर जो है हमको हारते हुए बताया गया, जबकि पूरी सच्चाई उनको पता है वो चाहते क्या है। देखिए, यहाँ पर जो यूएससीसी की रिपोर्ट है, जिसमें चाइना को लेकर के बहुत चिंतित रहता है अमेरिका, और चाइना के बारे में बराबर इस रिपोर्ट में पब्लिश होता रहता है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आप जरा गौर कीजिएगा कि वो कह रहा है कि चाइना ने अपने हथियारों का उपयोग किया, उनका प्रयोग किया, और उसके माध्यम से बहुत सारे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की बातें आई, अगर वो ये बात कह रहा है, मतलब अमेरिका कहीं न कहीं पर मौन समर्थन भी है कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और जहाँ तक इस पाकिस्तान का सवाल है, सीज फायर के मामले में भी पाकिस्तान को लेकर स्टैंड इसका ट्रंप का था। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ करके देखिए तो कहीं न कहीं एक चीज़ जरूर समझ में आती है कि किसी तरह से भारत को नीचा दिखाया जाए। इन सारी रिपोर्ट का सिर्फ यही है, हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने का हक उसको नहीं है, लेकिन वो देगा क्योंकि उसको टारगेट कर लिया है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं हिंदुस्तान में,
उसमें हमारी लीडरशिप को जितनी ताकत से ऑपरेशन सिंदूर में काम किया, उसी ताकत से इस रिपोर्ट को नकारने में भी प्रयास करना चाहिए। हमारी डिप्लोमेसी जो हमारी मजबूत होनी चाहिए। हमारा राजनीतिक जो पॉलिटिकल विल है, जो आज की डेट में हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो भी जिस तरह की भी घटनाएं हो रही है, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं या देश को लेकर के काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी इसमें चुप नहीं रहने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्ट वे में सारी दुनिया को बता दिया कि ये किसी ने सीज फायर नहीं करवाया। लेकिन सवाल है कि अमेरिका है बार बार ये प्रयास करता कि भारत अमेरिका से सीधे टकराओ। आप देखिए उसका नतीजा देखिए, आपने टैरिफ के मामले में देख लीजिए, H1B वीज़ा के मामले में देख लीजिए, वो लगातार ये प्रयास कर रहा है। ये सिर्फ घबराहट क्यों है? ये सिर्फ घबराहट इसलिए है कि वो हमेशा अपना जो आर्थिक हित सोचता है, ब्रिक्स देशों के खिलाफ है, और वो चाहता है कि इस तरह की कोई जो है एशिया में जो है इस तरह की जो इकोनॉमी न डेवलप हो कि उसको चुनौती दे सके। आज आप बताइए, भारत, चीन और रसिया, ये 2-3 ऐसे देश हैं जो मिल करके उनके इकोनॉमी को चैलेंज कर रहे हैं। तो उसको सबसे बड़ी बात है कि वो बार बार इस ब्रिक्स को एक तरह से जब वो ट्रम्प चुनाव लड़ रहे थे राखी, उस समय भी यही बात आ रही थी। लगातार वो जो है ब्रिक्स को निशाने पर लेके रख रहे थे। जैसे ये जब मामला आया कि ब्रिक्स की अपनी मुद्रा होगी, तो सीधे उससे किसको प्रभावित हो रहा है? कौन प्रभावित हो रहा है? क्योंकि डॉलर, जिसके दम पे पूरी दुनिया पर राज करता है। इसलिए अमेरिका को इसकी भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत सरकार भी इस पर कहीं न कहीं जो है छानबीन कर रही होगी कि इसका किस तरीके से जवाब दिया जाए, और हमारी सरकार मजबूत है। निश्चित रूप से इस मामले में ज़रूर कोई न कोई बयान आएगा और इस रिपोर्ट को खारिज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल। केसी जैन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है? हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। एक बार फिर से आज हम एक ऐसी चर्चा में हैं जो भारत विरोधी एजेंडे को लेकर है, और राष्ट्रहित, देश हित पहले होता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ये दोनों ही जो अमेरिकी रिपोर्ट आई हैं, इनको कोई ऐसा जवाब दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस तरह की चीज़ें, इस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग ना करें। क्योंकि जब ये भारत के रिलीजियस को नहीं समझ सकते, जब ये ऑपरेशन सिंदूर पे पहले ही बकवास कर चुके हैं और एक नई बकवास कर रहे हैं कि आतंकी हमला ही नहीं मान रहे हैं, तो सर हमें अपने हित के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए, हमारी एक आज पूरे विश्व में एक जगह है भारत की, उसको बाकायदा कायम रखने के लिए बहुत सख्त कदम उठाकर मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, देखिए जो बात आपने कही, जितने भी पैनलिस्ट हैं वो सारे की सारे इस चीज को स्वीकार करते हैं, और ये होगा भी। इसके पहले भी जब भी USCIRF की रिपोर्ट जब आई है, तब भारत ने बहुत मजबूती के साथ उन सारी चीजों का खंडन किया। और अभी एक आपने जो बाइट सुना है, उसमें एक लोग कह भी रहे थे, लगता है कट पेस्ट कर रहे हैं, उसमें उन्हीं सारी चीजों को बार बार दोहरा है। और अमेरिका स्वयं क्या कर रहा है? आज देखिए क्या बात आनी चाहिए साहब, आज कोई चुनाव पे डिबेट नहीं हो रही, न चुनाव पे कोई चर्चा हो रही है कि भारत देश जो एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आ रहा है धीरे धीरे, इससे अमेरिका परेशान क्यों? अभी देखिए आदरणीय श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि जो ब्रिक्स देश हैं, जिसमें खास करके चाइना, भारत और रूस, इसकी उभरती हुई शक्ति से इतना अमेरिका परेशान है कि लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहे। अब उन्होंने एक बात और कही कि इस रिपोर्ट में कि चाइना की उभरती हुई जो आर्थिक शक्ति है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खतरा है। दूसरी बात क्या है कि चाइना, वो जो अमेरिका है, अमेरिका स्वयं क्या कर रहा है? अमेरिका ने लादेन को पकड़ने के लिए दूसरे देश से उसको पकड़ा। अगर उनके वहां हमला हो जाता है तब किसी तरीके के कोई बंधन नहीं रह जाते, कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं रह जाती, ना कोई राष्ट्रीय सीमा रह जाती, कहीं भी प्रवेश करके कुछ भी हासिल कर लेते। उसके बजाय आप देखिए, जब इराक के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, अमेरिका ने पूरे इराक पे पूरा कब्जा कर लिया, वहां इस नाम पे कि वहां पे शांति व्यवस्था कायम कर रहे हैं। वहां किया क्या था? तेल के जो भंडार थे और तमाम सारी चीजें थे, अंतरराष्ट्रीय दबाव था, क्या क्या कुछ अमेरिका ने किया, वो हमको सबक दे रहे हैं सहिष्णुता का, और स्वयं किस किस तरीके की चीजों कर चुके हैं। तो अपने आप को बॉस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय स्तर में एक बॉस के रूप में अमेरिका दिखाना चाहता है, और खास करके ट्रंप की इस तरीके की सोचे हैं। अब आप देखिए कि
जो बात आई रूस को लेकर के और यूक्रेन को लेकर, तो इसके पहले यूक्रेन ने स्वयं साफ साफ कहा कि हम भारत देश का हस्तक्षेप चाहते हैं, और उन्होंने थैंक यू भी कहा जब प्रधानमंत्री जी ने उससे बात की और रूस से भी बात की कि भारत चाहता है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम। लेकिन अमेरिका उसका भी खंडन कर रहा है। और जिस सहिष्णुता की ये बात कर रहे हैं, अगर भारत देश की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, आपने कई बार उन चीजों को दोहराया कि भाई दूसरा देश हमारे यहाँ हस्तक्षेप कैसे कर सकता है और हमारी चीजों को कितना जानते हैं, खास करके अमेरिका कितना जानता है। तो जिन चीजों को कहीं पर भी किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं रहा, विपक्ष के मैनिफेस्टो में नहीं रहा, उन चीजों की आरोप लगा रहे। और जिनको ये घुसपैठिया के नाम पे क्या करते हैं, हम तो चलो जो घुसपैठिए है उनकी पहचान हो रही है, वो चाहे बांग्लादेशी हों या पाकिस्तान से आए हुए, या कह रहे हैं कि भाई संप्रदाय विशेष के लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं। घुसपैठिया स्वयं अमेरिका ने क्या किया, अभी इसका ताजा उदाहरण हम शायद आपके डिबेट में केसी जैन जी, इसका जवाब तो सरकार को तुरंत देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि चीनी मीडिया को लेकर तमाम बातें आई तो चीनी मीडिया ने इसका खंडन करा। उन्होंने कहा कि ये इस तरह से चीजें नहीं, अमेरिका हमें ठीक से पढ़ ले और समझ ले, हमने नहीं किया। हमारे भारत की तरफ से भी ऐसा होना चाहिए। देखिए, ये एक पक्षपातपूर्ण जिस तरीके का एजेंडा एक चला रहा है पाकिस्तान, तो अमेरिका ने इसके पहले भी इस तरह की चीजें की, और इसका पुरजोर विरोध और लथाड़ने का काम भी हमारे विदेश मंत्रालय ने और जो है हमारी सरकार ने उसको किया है। लेकिन बात यह है कि घुसपैठियों के साथ साथ जिस तरीके से कहा कि भाई संप्रदाय विशेष पे हमला हो रहा है, सहिष्णुता किस समय पर, अभी जब ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है, और उसको किससे जोड़ रहे हैं, यहाँ के तार भी उससे जुड़े हुए मिले हैं कि बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए इस तरीके की घटना की गई, और भी तमाम सारी चीजें भी खंगाली जा रही। ऐसे में उन्हीं चीजों को दोहरा रहा है अमेरिका। क्यों? वो भी वही चीज करे कि भाई ये मस्जिद एक शहीद हो जाती है, उस पर राम मंदिर बनता है, क्या क्या चीजें आ रही, वो जबकि चीजें सारी पुरानी हो गई। न्याय व्यवस्था का वहां पे कोई वर्णन ही नहीं कि मामला कितने सालों तक चला, लोअर कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ उसको पूरे देश ने माना, पूरा हर्षोल्लास के साथ माना, हिंदू मुसलमान दोनों ने माना। जो दूसरे पक्षकार थे उन्होंने उस फैसले का स्वागत किया और लगातार कहते रहे कि जो फैसला आएगा हम मानेंगे। और उसी को लेकर के अगर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, एक आतंकवादी हमला होता है दिल्ली में, उस समय पे इस तरीके की रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट पे अमेरिका क्या कह रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देश में जो चीजें यहाँ पर शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाह रहा है, अपनी दादागिरी सिर्फ दिखाना चाहता है। और जो बात अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी ने कही कि वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने, तो भारत देश आज इतना कमजोर भारत देश नहीं कि कोई भी देश कुछ भी कह देगा। सर, कह ही रहा है, देश हो, कह ही तो रहा है अमेरिका। केसी जैन जी, वही तो मैं कह रही हूँ बार बार कि वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका कर रहा है, बार बार कर रहा है। देखिए अभी बात एक और आई राखी जी कि भाई ट्रंप ने कहा कि भाई हमने हस्तक्षेप, लेकिन ट्रंप ने जितनी बार कहा हमने हस्तक्षेप किया, उतनी बार उन्होंने जस्ट दूसरे दिन या उसी दिन शाम तक उनका यह भी था कि हमसे कोई मतलब नहीं। तो उनकी दोनों बातों में से कौन सी बात मानी जाए? वो कहते, एक तरफ कहते हैं हमने हस्तक्षेप किया, एक तरफ कह रहे हैं कि ये भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला है, हमसे कोई मतलब नहीं, ये भी बयान है। तो ट्रंप को तो मैंने आज भी कहीं पढ़ा, वो ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत दोनों पे इसीलिए टैरिफ बढ़ाया कि दोनों चुपचाप बैठ जाएं। वो ये भी कहते हैं। तो ट्रंप को तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे देश पर यदि कोई बात, हम ट्रंप का चलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इन अमेरिकी जो ये एजेंसियां हैं जिनकी ये रिपोर्ट है, ये जो कोई भी हैं, इनको तो बोल सकते हैं ना। लताड़ लगाने से क्या होगा, करिए, इनको तो हम बोल ही सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, और बहुत ही इसका पूरा विश्लेषण करके एक एक पॉइंट का पूरा अच्छा जवाब दिया जाएगा, बहुत तगड़ा जवाब दिया जाएगा, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। इस तरीके का केसी जैन जी, इंतजार करूंगी मैं उस दिन का, और उस दिन वो चर्चा जरूर रखूंगी जब हमें बोलने के लिए, देखने के लिए कुछ मिलेगा। खैर, एक सेकंड रुकिएगा, मैं मुन्ना जी की छोटी सी प्रतिक्रिया, एक सेकंड। हाँ केसी जैन जी, एक सेकंड, एक लाइन में पूरी कर दूं। हाँ पूरी जल्दी से। देखिए अभी जो है अमेरिका ने क्या किया, वो चाहे पाकिस्तान के लोग हों, भारत के लोग हों, अन्य देशों के लोग, हथकड़ी पहना करके जो लोग, जिन लोगों का वीजा पासपोर्ट नहीं था वहां पे थे, और उनको भेजने का काम किया।
और उसका पैसा भी किससे लिया? उन देशों से लिया, तब भी हम कुछ जिन नहीं कर देशों ने पाए। उन लोगों को छोड़ करके आए जो आप और ऐसी बातें और यहाँ निकाल के की याद जो दिलाइए, फिर घुसपैठियों मेरे को का फिर वही समर्थन कर सवाल आ जाएगा कि रहे हैं। हम जो तब भी कुछ नहीं कर घुसपैठिए पाए। हैं, वो मुसलमान फिर हैं, आप बता कहेंगे रहे कि हैं हम यहाँ करेंगे विश्लेषण करके, हम पॉइंट लिख लेते हैं अमेरिका का क्या क्या करना है। केसी जैन जी, भारत में हैं हम, देश हित राष्ट्र हित की बात करते हैं, हमें एक्शन चाहिए यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल ऐसा अब होगा, हद हो गई। लेकिन राखी जी, कोई भी राखी जी, देश यदि हमारे यदि ऑपरेशन आपने- सिंदूर पर सवाल उठा रहा है, पहले सीज फायर का क्रेडिट ले गया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं आई, थक गए बोल बोल के, अब आप कह रहे हैं कि आतंकी हमला ही नहीं था, मतलब जो इतने लोग मारे गए वो आतंकी हमला नहीं था, तो उनकी क्या आरती उतारेंगे? अब यही सुनने के लिए और बैठे हैं हम लोग। राखी जी वही चीज तो हम कह रहे हैं सर वो कि जो आप चीजें ऐसे इस एग्जाम्पल रिपोर्ट देंगे तो में हैं, आपकी और मेरी चर्चा जो चलती रहेगी। चीजें मुन्ना जी की रिपोर्ट में प्रतिक्रिया हैं, आ जाने दीजिए, समय हो वो जाएगा। अपने एक आप सेकंड को रुकिए, खारिज करती हैं। मुन्ना जी अपनी तो बात खारिज रखिएगा, करती सारी चीजों बात को। रखिएगा प्लीज, जो पूरे चीजें विषय रिपोर्ट पर। में हैं। जी 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 जैन साहब प्लीज सुन लीजिए थोड़ा। देखिए, आज तो सबसे पहली बात यह है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज राजनीति की कोई बात नहीं होगी। आज सवाल देश का है, देश के ऊपर किसी ने कटाक्ष किया है, लेकिन हद तो ये हो गई बात कि जिस पुलवामा में पाकिस्तान के लोग आए, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पे गोलियां चलाई और वो वापस बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोगों के एनकाउंटर हुए, सभी साक्ष्य हमारे पास है। उसके बावजूद भी अगर कोई देश से कोई एक संस्था ये कह रहा है कि नहीं, पुलवामा हमला आतंकवादी हमला नहीं था, वो हिंदुस्तान में ही कोई षड्यंत्र रचा हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, कोई अगर हमारे गंगा जमुनी तहजीब पे सवाल उठा रहा है और हम खामोश हैं, कोई बार बार ये कह रहा है युद्ध हमने रुकवाया, 33 बार उन्होंने 33 दिन तक लगातार कहा, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं युद्ध विराम की घोषणा हमने करवाई और हमारी डायरेक्ट बातचीत थी। सवाल ये नहीं, अभी एक मित्र हमारे खुद के सीजन कह रहे कि जो हमारे भारत के लोग थे उन्हें हथकड़ियां पहना के हिंदुस्तान भेजे। इतनी बेइज्जती आप विश्व पटल पे भारत की करवाओगे आप। आज ये कूटनीति आपकी फेलियर है, आप इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अरे आज कोई दल नहीं बोल रहा, आज मैं हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ, मैं भी इसी समाज का, इसी धरती का पुत्र हूं। मैं आज कह रहा हूँ आपको कि दिल दुखा है, आप समझिए। ये राजनीति की कोई बात नहीं है यहाँ। आप मत जाइए कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, राजीव गांधी जी ने क्या किया। बात करते करते कभी ताजमहल कभी लाल किला पे मत जाइए। आप प्रेजेंट टाइम में ये बताइए कि क्या कूटनीति आपकी सही है? क्या विश्व पटल पे भारत को शर्मसार नहीं होना पड़ रहा? क्या आज भारत की ये हैसियत हो गई कि 2 कौड़ी की कोई संस्था हमारे समाज पे, हमारी गंगा जमुनी तहजीब पे, हमारी सरकार पे, हमारे लोग पे आज कटाक्ष कर दे और सरकार खामोश है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, विदेश मंत्री चुप है। क्यों चुप है भाई? डर है किसी का? जब देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ कल थी, आज है और आगे भी रहेगी इन मसलों पे, क्योंकि आज देश का मसला है, आप खामोश क्यों है? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा दल बताइए जो ये कहा हो कि हम सरकार के साथ नहीं है, और आज ऑपरेशन सिंदूर पे वो सवाल खड़ा कर रहा है कि पाकिस्तान की जीत हुई थी, भारत की हार हुई। इससे बड़ी बात और हो सकती है कुछ? इतनी बड़ी बात कोई बोल गया और आप खामोश हैं। चाइना ने तुरंत उसका डिफेंड किया। एक मैं उदाहरण बता रहा हूं, तो एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा देश है यूक्रेन, उसके ऊपर कोई बात ट्रंप ने कही, मात्र 2.5 घंटे के अंदर उनके जो गृह मंत्रालय के द्वारा उस बयान का खंडन किया गया। लेकिन आपको 33 दिन लग गए ये कहने में कि नहीं ट्रंप ने नहीं, हमने वार रुकवाई थी। इतना विलंब क्यों है? इतनी देरी क्यों है? अरे यहाँ सरकारें रही जो कभी अमेरिका से नहीं करती थी। अमेरिका ने धमकाया कि मैं 7वां बेरा भेजूंगा, बोला आप 7वां नहीं 70वां भेज दो, जो हमें करना है वो हम करके रहेंगे। ऐसी सरकारें भी चली हैं इस देश में। ये देश हमेशा से वीर बहादुर के नाम से जाना जाता है, गंगा जमुनी तहजीब और सूफियाना माहौल के लिए जाना जाता है। कोई आज हमारे ऊपर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है,
हमारे ऑपरेशन सिंदूर पे बात कर रहा है, आज हमारे आर्मी पे सवाल उठा रहा है, आज हमारे सैनिकों पे सवाल उठा रहा है, आज हमारे पहलगाम के आतंकी घटना पे सवाल उठा रहा है। इसका ये मतलब साफ है कि जो लोग आज हमारे देश पे सवाल उठा रहा है वो हमारे भारत के साथ नहीं, आज वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये बात सरकार को कब समझ आएगी, कब आप इसका डिफेंड करेंगे? आपको करना चाहिए था। इतनी मजबूत सरकार है आपकी और पूरे 140 करोड़ देश की जनता आपके साथ खड़े, आप डर क्यों रहे? डर किस बात का है? उन्होंने कहा कि मैं व्यापार नहीं होने दूंगा, ऐसा लगा कि अडानी के व्यापार की वजह से देश के प्रधानमंत्री खामोश हो गए। ये भी एक वजह हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि व्यापार सरकार तो करने जाएगा नहीं, व्यापार तो कोई व्यापारी करेगा। जिस व्यापारी के लिए प्रधानमंत्री हर देश में जाकर के उसका टेंडर दिलवाती, और ये बात कोई छुपी नहीं है। सार्वजनिक तौर पे श्रीलंका ने कहा, भूटान ने कहा, इजराइल ने कहा, कई देशों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आते, अडानी अंबानी की टेंडर पास करवाने के लिए आते। अब ये भी बातें सार्वजनिक होगी। तो देश की जनता समझ रही है और देश की जनता सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि ये मसला किसी दल का नहीं है, ये कोई चुनाव का मसला नहीं है। हम डिफेंड नहीं करेंगे, ये सवाल हमारे देश का है, जिस देश को सभी जाति सभी धर्म के लहू से सींचा गया है। ठीक है, मुन्ना जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। कोई बात आए, कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करे। देखिए राखी जी, क्या इसके पहले जवाब नहीं दिया गया क्या? दूसरी बात यह है कि उसके कह देने से कौन मान लेगा? वो तो ये भी कह रहे थे, उनकी एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका की, जिसमें कह रहे थे कि जो भुखमरी के इंडेक्स में भारत देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आगे ऊपर है। केसी जैन जी, हम कह रहे हैं चलिए हम नहीं मानते, केसी जैन जी बात इस चीज की नहीं है, लेकिन 200 रुपए किलो चीनी भी एक एग्जांपल उन्होंने दिया ना, किसी दूसरी कंट्री को कोई कुछ कह दे तो वहां से रिवर्ट आता है। हो गया उसके बाद वहां पर पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो गया। और जो है बांग्लादेश की क्या स्थिति हुई, कहते हैं भुखमरी में नीचे, वहां सरकार अस्थिर है, वहां पे लोगों में विश्वास नहीं सरकार में। ये भी रिपोर्ट तो आई थी अमेरिका की। और हुआ हो क्या रहा है देशों में? क्या भुखमरी में भारत देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी केसी जैन जी, मैं कह रही हूँ रिपोर्ट झूठी ही सही, लेकिन हमारे भारत के लिए कही गई है, तो हमारी जो जिम्मेदार है उनका दायित्व बनता है कि हम उनको जवाब दें। मैं बस इतनी सी बात कर रही हूँ। तमाम सारे पार्टी के लोगों के भी आपने वक्तव्य सुनाए, उसमें धार्मिक लोगों की वक्तव्य सुनाए आपने, और उसमें कई पार्टी के बड़े नेता भी हैं, सांसद भी हैं, सबकी राय भी अभी आपने स्वयं सुनाई अपनी इसी चर्चा में। और सरकार पूरा विश्लेषण करके बहुत तगड़ा जवाब देगी। इसके पहले भी भारत देश ने अमेरिका को इसी तरीके की रिपोर्टों में लताड़ने का काम किया। अभी आदरणीय श्रीवास्तव जो कह रहे थे, लगता था कष्ट पेस्ट किया जा रहा है उन चीजों को, तो वो क्यों? और उसके पहले भी लताड़ लगाई, तो वो कट पेस्ट करके उन्हीं सारी चीजों को कह रहे, जो चीज विपक्ष भी नहीं कह रहा। अभी जो मुन्ना खान जी ने एक बात कही कि भाई देखिए राजनीति का विषय नहीं, बिल्कुल बहुत स्वागत योग्य बात है कि कोई राजनीति का विषय नहीं, और कोई हमको आंख दिखा के चला जाए या हमारे ऊपर टिप्पणी करके चला जाए, या हमारी जो धार्मिक सहिष्णुता है यहाँ भारत देश के अंदर, एक जो फूलों का गुलदस्ता है उसमें वो छेड़छाड़ करके चला जाए, ऐसा इतना सरल नहीं, इतना आसान नहीं है। ठीक है ना तो ये हो केसी जैन जी, एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक है, एक छोटा सा सवाल है मेरा। जकिया जी कुछ कह रही है, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा मैम, क्योंकि समय हो गया। ठीक है केसी जैन जी रुकिए प्लीज। करोड़ आबादी, वो सारे के सारे एक साथ है राष्ट्रीय मुद्दों पर। ठीक है सर, एक सेकंड रुकिए। हाँ जकिया जी जल्दी से थोड़ा मैम। सिंपल सा बात है राखी जी, जितनी भी बात इन्होंने केसी जैन जी ने बोली, ये सारी बात तो हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा। इतनी बार डिबेट में भी हम लोग ने यही चर्चा की कि आखिर खुद की जिस तरह से यूएस डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पोडियम पे, स्पीकर्स पे हर जगह बोल रहे हैं, खुल के आज तक मतलब एक दो जगह मुश्किल से हमारे पीएमओ की तरफ से ये मैसेज गया है कि हम लोग ने खुद ही निगोशिएट किया, लेकिन वो भी खुल के डिस्क्रिप्शन में नहीं, हमने पहल की, हमने किया। अरे आप इस चीज को सीधे से नकार देते तो आज ये इतनी बड़ी इनकी हिमाकत नहीं होती कि ये इस तरह की रिपोर्ट बनाते। मैम क्योंकि समय हो गया, एक छोटा सा सवाल मेरा बहुत जरूरी है राजेश जी से। राजेश जी, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं। भारत की कूटनीति को फेलियर बता रहा है विपक्ष। मैं कहती हूं विपक्ष पे ना भी जाएं, लेकिन क्या ये हमारी कूटनीति पर वाकई एक हमले जैसा नहीं है? हमारी नीतियों पर नहीं है, हमारे भारत पर नहीं है? क्या स्टैंड लिया जाए और क्या लेना चाहिए जल्द से जल्द?
देखिए, वैदेशिक मामले के संदर्भ लेते हुए यदि मुझे आंसर देना हो तो मुझे ऐसे रिपोर्ट्स का संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जब संज्ञान लेते हैं और इस पे स्टेटमेंट देंगे, ये बात आपको समझना होगा, अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर है। अमेरिका के साथ हम अपने संबंध खराब करके अभी जिस तरह से आने वाले समय में चीन जिस तरह से भारत के विरुद्ध घेराबंदी कर रहा है, आपको अमेरिका के साथ संबंध चाहिए। ट्रंप का कार्यकाल बीतने का इंतजार कीजिए, ट्रंप लंबे समय नहीं रहेंगे, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। ट्रंप अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अगले जो अमेरिकन राष्ट्रपति आएंगे वो इस तरह के नहीं होंगे, इसलिए हमें अमेरिका के साथ संबंध खराब करने से बचना है और मुझे लगता है इस पे बहुत ज्यादा बयानबाजी न किया जाए। ठीक है राजेश जी, मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन सर व्यापार के लिए क्या भारत अपने मान सम्मान और इतने लोगों के मान सम्मान को साइड रख देगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापार की बात नहीं होती है, देश हित की बात मैंने की कि चीन के साथ जिस तरह का टकराव किसी भी समय आपको देखने को मिले, उसकी तैयारी में अमेरिका का न्यूट्रल होना एटलीस्ट जरूरी है। तो आपको जो देश हित में हमें लगता है कि कुछ मामलों में चुप रहना या बहुत न बोलना भी देश हित में ही होता है। ठीक है, मैम वापस नहीं आ पाऊंगी, समय बहुत हो गया। मुन्ना जी क्योंकि कहना चाह रहे थे, सर बोलिए, जल्दी से बोलिए। मुन्ना जी बोलिए प्लीज, जल्दी से। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए और ये राष्ट्रहित की बात है, यहाँ कोई राजनीति आज हुई नहीं, सबने अपना पक्ष रखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर देश है मेरा, इसी तरीके से लोग अपने विचार रखे और देश हित में रखे। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम कोई मनभेद हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई देश हमारे देश के ऊपर उंगली उठाए, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हाँ मैम, आप मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ही वो कंट्री था जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। तो उससे कोई भी तरह की उम्मीद करना मतलब अपने पैर पे सीधे से कुल्हाड़ी मारना है। मुझे नहीं मैं राजेश जी की इस बात पे सहमत नहीं हूँ कि हमें जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना हम झुकेंगे। देखिए सबके अपने मत है, लेकिन राजेश जी ने कहा यदि अंतर्राष्ट्रीय नीति को हम समझेंगे तो हमें अपने जो व्यापार है उसके नजरिए से समझना पड़ेगा कि रिश्ते खराब ना हो। बाकी देश हित सबसे पहले है तो जवाब देना तो बनता है। इस तरह का किसी को भी राइट नहीं है किसी भी संस्था को कि वे सारी चीजें करे। खैर समय बहुत हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंतजार बस इस बात का है कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कोई जवाब इस पर आएगा। क्या अमेरिका की जो संस्थाएं हैं जिन्होंने जिस तरीके की अनर्गल बातें की हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत जरूरी है क्योंकि ये यहां पर बात देश हित की है। देखिए क्या अपडेट आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।